नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं प्राइम चर्चा की, जिसमें हम आज बात करेंगे एसआईआर की। जिस प्रकार से एसआईआर पर मचे घमासान के बीच लगातार यूपी की राजनीति पूरी तरह से गर्माती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच सीएम योगी ने आदेश दिया। उन्होंने अवैध घुसपैठिए के लिए हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए। तो योगी ने कहा है कि यूपी में रह रहे सभी घुसपैठिया पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए। फिर क्या था, यूपी की राजनीति गर्मा गई और इसके साथ साथ इस फैसले के बाद हर तरफ से बयानबाजियों का दौर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं एसआईआर के जिस प्रकार से बहाने हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की कोशिश हो रही है, तो यूपी के कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है सरकार की विदाई के समय उनको घुसपैठिए याद आ रहे हैं और पूछा है सरकार से कि सीएम योगी के शासनकाल में कितने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्यों को लेकर महागठबंधन पर जमकर हल्ला बोल किया था। घुसपैठियों का मुद्दा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया, जिसका असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला है। जनता ने सीमांचल समेत पूरे बिहार में एनडीए को शानदार जीत दिलाई। 2026 में विधानसभा चुनाव है और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में वोटर एक बड़ा मुद्दा होंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर हमलावर हैं। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों टीएमसी नेता आरजेडी, बीएसपी और कांग्रेस को वोट देते हैं, इसलिए ये दल इन संवेदनशील मुद्दों पर चुप रहते हैं। लेकिन बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा उठा रही है। बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता सामने आए, जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्जी मतदाताओं का नाम कटने का असर चुनाव में दिखने को मिला। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ घुसपैठ शुरू कर दी है। घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। योगी का ऑपरेशन घुसपैठ। सीएम योगी का सभी जिले के डीएम को निर्देश, अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करें, अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनवाने का आदेश दिया, घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बार देश को घुसपैठियों को साफ करने का निर्देश जारी किया है। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से पार करके ही रहेंगे। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। यूपी के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में घुसपैठियों की पैठ है। यूपी में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं और लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में रोहिंग्यों का डेरा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी सियासत के बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन कांग्रेस ऐसे गंभीर मामलों में भी सियासत करती नजर आ रही है। कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी
और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई। इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घुसपैठिए सब चरम पर है। सरकार सिर्फ हवाबाजी और बयानबाजी कर रही है। देश भर में रोहिंग्या एक बड़ी समस्या बन गए हैं। ये टाइम बम की तरह है जो वक्त आने पर फट जाते हैं और देश को भारी नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन घुसपैठियों को देश में एंट्री मिलती आखिर कैसे है। सीएम योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उससे साफ है कि वो चुनाव से पहले बड़ी संख्या में घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो एसआईआर पर आरोप है विपक्ष का कि 2024 में जहां समाजवादी पार्टी जीती है, वहां वोट काटने की साजिश, एक विधानसभा में 50,000 वोट काटने की साजिश रची जा रही है। काम पश्चिम बंगाल से किया जा रहा है, इसी की मिलीभगत से बीजेपी कर रही है साजिश। ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साफ उनका संदेश है कि घुसपैठिया उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। क्या कुछ अब इस पे विश्लेषण होगा, उसके साथ साथ हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में जानेंगे कि एसआईआर किसके सहारे है। कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रणी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। जब जब घुसपैठियों की बात होती है, तब तब विपक्ष यही क्यों कहता है कि इतने साल से आपकी सरकार है, तब क्यों नहीं किया? वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले एक बात ये तय समझ लीजिए कि जिस तरह से कांग्रेस के शासन में घुसपैठिया आए, आज जो बांग्लादेश से सन 72 से 80 तक किसका शासन था? कांग्रेस का शासन था। उस समय जिस तरह से 5 रुपए उस समय बॉर्डर पास कराने का लगता था, बांग्लादेश से लोग जो है अमरूद की टोकरी और ये लेके चले आते थे और उसके बाद इंडिया में आके खो जाते थे। तो कांग्रेस ही इसकी जननी रही है और कांग्रेस ने जिस तरह से घुसपैठियों को बचाने का काम किया पूरे भारत में और उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, आज ये बेहद रूप ले चुका है। आज देखिए एसआईआर हो रहा है 12 राज्यों में, और जिस तरह से 12 राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है वो करा रही है 2003 के बाद से, तो बांग्लादेश में भगदड़ मची हुई है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। तो बांग्लादेश में भगदड़ मची हुई है और वहां से लोग भाग रहे हैं। हाँ। तो ये देखिए, ये क्या है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे और उसमें जो है कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उनका साथ दिया, उसका नतीजा ये रहा कि जनता जानती है, जनता जनार्दन है, उन्होंने किसी का नाम बढ़ाने का काम नहीं किया। और ये देखिए 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे और इन्होंने किसी का नाम बढ़वाया नहीं, सिर्फ ये चिल्लाते रहे, हो हल्ला करते रहे, चुनाव आयोग के ऊपर तमाम तरह के आक्षेप लगाते रहे। क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के एक फेलियर नेता है। 95वां आरती जी 95वां चुनाव था 95, और उसमें जो है राहुल गांधी की पार्टी को करारी हार मिली। कांग्रेस का वहां से सुपड़ा साफ हो गया, 6 सीटों पे आगे सिमट गई। ठीक है, आपकी बात आ गई। जिस तरह से वो फूले नहीं समा रहे थे, ठीक है, सभी से थोड़ा रिएक्शन में पहले प्रधानमंत्री मोदी की मांग लौटूंगी पंकज जी आपके पास। विवेक जी, जिस तरह से छठ पूजा पे किया गया उसी की परिणति रहेगी विवेक श्रीवास्तव जी, और आगे भी जिस प्रकार से, ठीक है, लौटूंगी आपके पास अगर मेरी आवाज आपको मिल रही होगी तो। सीएम योगी के पिछले 7 से 8 वर्षों के कार्यकाल में कितने अवैध घुसपैठियों की पहचान हुई है और कितनों को देश से वापस भेजा गया है? ठीक है, मैं लौटूंगी पंकज जी, रुकिएगा, रुकना पड़ेगा अभी आपको। कार्रवाई कर रहे हैं माफियाओं के ऊपर और इसके ऊपर म्यूट कर दीजिए उनकी आवाज को, उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही मेरी।
देखिए आरती जी, हमारे 8 साल का शासन बीत चुका है। जिस तरह बिहार में देखा गया, ये लोग 65 लाख का हल्ला कर रहे थे कि इतने मत कटे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया कि 15 आदमी आप ले आके आइए वैध प्रमाण पत्रों के साथ, जो कह सके कि हमारा मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया, तो विपक्ष वहाँ 5 आदमी भी ले जाने में नाकामयाब रहा। स्थिति ये है कि अब ये 12 राज्यों में SIR हो रहा है। पता चला वहाँ की भाग करके पश्चिम बंगाल चले गए, यहाँ के भाग के किसी और स्टेट चले जाए। इसलिए अब ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने का वक्त आ गया कि नहीं, हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उसमें रखा जाए, और जब उनके दस्तावेज स्पष्ट हो जाए कि नहीं ये भारतीय नहीं है, तो वो जहाँ है उनको वहाँ पे रिपोर्ट किया जाए। और इसका यही समय है और सही समय है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये लिया गया निर्णय, हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत दिन से सबकी मांग चल रही थी, हम लोग बहुत दिन से इस पे पत्राचार कर रहे थे। अभी इस घटना के पहले अभी हमारे राज्यसभा सांसद बिजलाल जी ने भी इस और विषय की आकृष्ट किया था। स्वयं हमारी मेयर ने इस विषय की तहकीकात की, लखनऊ की बहन सुषमा जी ने। तो ये सबकी तरफ से बार बार मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया, मुख्यमंत्री जी ने इस पर निर्णय लिया। ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी जुड़े, उनसे जानेंगे कि डिटेंशन सेंटर बनाने के फैसला सुरक्षा कदम है या चुनावी रणनीति। देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो प्रणाम करके आपके दर्शकों का बहुत अनुमोदन करूंगा और अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से मैं चाहूंगा। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि भारत 1951 के शरणार्थी कैंपेन का हस्ताक्षर करता नहीं है, तो भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को लेकर के घुसपैठ के मामले में अपनी नीतियां तय कर सकता है। 80% सफाई कर्मचारी जो नगर निगम में होने की बात आ रही है, जिसमें कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की बात सामने आई, क्योंकि राज्यसभा सांसद बिरला जी मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो उन्होंने बातचीत की, तो ये बात ऐसे सामने आई, ये बात चली आई, स्पष्ट हो गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 महीने पहले जो नगर निगम की टीम पे बांग्लादेशियों ने हमला किया था, आपको याद होगा वो प्रकरण भी, 10 महीने पीछे की बात है ये, कि बांग्लादेशियों ने एक नगर निगम की टीम पे हमला कर दिया था जो अवैध अतिक्रमण हटवाने गए थे। तो मामला तो पहले ही उजागर हो गया था। 10 महीने बाद सरकार आज जागी है। अपनी अक्षम्यता तो इन्होंने स्वयं साबित कर दी। उससे बड़ी अक्षम्यता, नगर निगम में 80% खुफिया रिपोर्ट है ये, नगर निगम में 80% बांग्लादेशी और रोहिंग्या, किस कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर ने उनको हायर किया, किस कंपनी को ये टेंडर किया और उस कंपनी के क्या लिंक है बांग्लादेश से, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि चुनौती, चाहे रोहिंग्याओं की बात करिए, चाहे घुसपैठ की बात करिए, चाहे आतंकवादियों की बात करिए, चाहे कोई भी ऐसी शक्ति जो भारत को कमजोर करने की स्थिति में प्रयास कर रही हो, ये हर राजनीतिक दलों के लिए चुनौती है। इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक चर्चा परिचर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, इन्होंने शुरुआत SIR से की, तो SIR की पूरी प्रक्रिया पे हमने कल भी चर्चा की, परसों भी चर्चा की, लगातार चर्चा हो रही है। आज विषय है रोहिंग्याओं को लेकर के। रोहिंग्याओं के प्रति भारत जितनी जल्दी कठोर कानून बना करके इन घुसपैठियों को बाहर करे, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन ये 10 महीना तो खुद ही लेट हो गए। 10 महीने पहले ही ये रिपोर्ट सामने आ गई थी कि रोहिंग्या लखनऊ में हैं, और ये भी खुफिया रिपोर्ट थी कि 80% के आसपास रोहिंग्याओं का नगर निगम में होना पाया जा रहा है, जो कि इनकी सरकार संचालित कर रही है। तो क्या सरकार चुनाव आने का इंतजार कर रही थी कि SIR करवाने के नाम पे हम इन रोहिंग्याओं को डिटेंशन सेंटर भेजेंगे, फिर वोट भी काटे जाएंगे, फिर उन वोट जो काटे जाएंगे उनको इन रोहिंग्याओं से जोड़ के दिखा देंगे कि ये रोहिंग्या ही थे जिनके वोट काटे गए। 50,000 का आंकड़ा कहां से आया है कि 50,000 ही वोट काटे जा रहे, वो भी वहां पे जहां पर आपकी जीत हुई थी? नहीं, देखिए, ये एक एवरेज, ये बात सही बात है। ये बात कल से चल रही है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वहां पे चलाई थी किसी अधिकारी के साथ उनकी, चूंकि जब चर्चा पर चर्चा हुई, किसी अधिकारी की रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई। क्योंकि देखिए, ये बात स्पष्ट रूप से जायज है कि जिस तरह से BLO आत्महत्या, चूंकि कल आप ही के मंच पे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, आदरणीय बड़े भाई हैं, भाजपा सत्ता के पक्ष के हैं, ये इस बात को नकार रहे थे कि कोई आत्महत्या BLO नहीं कर रहा है। और आज देखिए, बाकायदा पेपर में इस बात के सबूत प्रमाणिक हो गए हैं। इस पे बाकायदा रिपोर्ट आई है कि 19 राज्यों में 19 दिन में 6 राज्यों में 16 BLO की मौत हुई है। इसको आप चाहें तो दिखा दीजिए, इसको बाकायदा मैंने ट्वीट किया। हाँ, वो आप खबर आपने भी चलाई। कल हमारे आदरणीय मित्र इस बात को नकार रहे थे कि किसी ने कोई आत्महत्या नहीं की BLO ने।
लेकिन देखिए 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मौत, ये पेपर में खबर भी आई है, और इसकी प्रमाणिकता, सुसाइड नोट वगैरह बहुत कुछ कारण है, बहरहाल वो अलग विषय हो जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सभी राजनीतिक दलों का एक साथ उद्देशित होकर के सामने आना बहुत आवश्यक है। ये बहुत दुख की बात है कि 10 महीने पहले भी अगर इस तरह की घटना इस प्रदेश में घटी थी तो ये इस सरकार के विफल तंत्र, नकारेपन और अक्षम्य कार्यप्रणाली का पूरी तरह से प्रतीक है कि इनको पता था कि रोहिंग्या इस लखनऊ में है, उसके बाद भी ये 10 महीने इंतजार करते रहे कि चुनाव जब आएगा तब हम एसआईआर कराते समय रोहिंग्याओं को सामने लाएंगे और वोट काटेंगे और उन काटे हुए वोटों को रोहिंग्याओं से जोड़ के दिखा देंगे। इनकी मंशा तो यही प्रतीत हो रही है। वरना आप मुझे बता दीजिए, पिछले एक हफ्ते से केवल फिर मदरसों का नाम आ रहा है, मदरसों से रोहिंग्याओं और मुसलमानों को जोड़ के दिखाया जाता है। मानती है कि नहीं? 489 करोड़ का बजट आधुनिकीकरण के मदरसों के नाम पे इन्होंने 2 वित्त वर्ष में जारी किया। मैं पूछता हूं कि आप तो लगातार मदरसों पे जांच ही कर रहे हैं और आज तक आपके 8 साल के कार्यकाल में एक भी रिपोर्ट जांच की उजागर नहीं हुई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये भी सवाल आप ले लीजिएगा कि वो 489 करोड़ का बजट गया कहां? कहीं आपने चुनाव में तो नहीं लगा दिया बिहार के ले जाके? ठीक है, एसआईआर की प्रक्रिया कहीं पे भी वोट न काटने के लिए है न वोट जोड़ने के लिए है, ये बात मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद में विकास अग्रहरी जी के पास जाऊंगी। सीएम योगी स्पष्ट कह रहे हैं, मेहमानों का तो स्वागत होगा भैया, लेकिन घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं होगा। विकास जी। आरती जी, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है। सेम चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ साबित हो रही है। और जैसे एक किसी ने कहा कि 5 रुपए लेकर के पर्ची काटी गई थी, तो कुछ लोग खड़े होकर के वहाँ दलाली कर रहे थे कि 5 रुपए में आप आओ। सबके पास सब जानकारी है। रोहिंग्या इस देश में तब आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण शासन रहा है। तो उनके लिए पर्ची कौन काटा है, ये भी कुछ तथाकथित पत्रकार लोग होंगे तो वो भी बता देंगे। दूसरी चीज, आपने नाम दिया ऑपरेशन घुसपैठिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी ऑपरेशन लीक प्रूफ परीक्षा कब शुरू करेंगे? ऑपरेशन सबको अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए कब करेंगे? ऑपरेशन नशाखोरी से उत्तर प्रदेश मुक्त हो जाए इसके लिए कब करेंगे? ये सारी चीजें तो योगी आदित्यनाथ जी करते नहीं हैं। उनको जो है एक कैंप बनाने की जरूरत पड़ गई। लेकिन इसी लखनऊ में आप भी निकलती होंगी रात में, कितने लोग ऐसे हैं गरीब मजदूर कि वो खुले में जो है अपनी रात बिताते हैं। उनके लिए कोई सेंटर बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। उनके लिए भी कोई सेंटर बना दो कि आदमी कहीं से भी हो, मजदूरी करके आए और सुकून से एक, हम कहते हैं कमरे का ना हो, टेंट ही हो, एक टेंट के नीचे आकर के अपनी रात गुजारे। दूसरी चीज मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, 2004 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में रही है और इस दौरान सदन में जो प्रमाणित आंकड़े पेश किए थे भारतीय जनता पार्टी ने 2016 में, उसके अनुसार 2004 से 14 तक 80,000 लोगों को इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाला है। और भारतीय जनता पार्टी के 4 से 24 के आंकड़े जब आते हैं, 14 से 24 के आंकड़े आते हैं, तो इस दौरान मात्र 8,000 लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल करके डिपोर्ट किया गया। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बता देता हूं, अभी जो है एक आंकड़ा आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ही आंकड़ा है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, गृह मंत्रालय का आंकड़ा है कि 2023 और 24 के बीच में 2331 लोगों को विदेश भेजा गया, जिसमें से 1470 लोग नाइजीरिया के हैं और 411 लोग बांग्लादेश के हैं। अब आप सोचिएगा, नाइजीरिया के भी लोग हैं लेकिन इनको रोहिंग्या और बांग्लादेश दिख रहा है। बांग्लादेशी कितने मिले? 411। दावे करने से कुछ नहीं हो जाता है ना। मैं एक चीज आपको क्लियर कट में बता दूं कि आप अगर इस देश में, बंगाल का कोई व्यक्ति इस देश में अगर यूपी में कहीं भी आएगा तो वो अपनी मातृभाषा बांग्ला में ही बात करेगा। और जब वो हमको दिखता है ना तो हम पहले ही माइंडसेट मेकअप कर लेते हैं कि ये घुसपैठिया है, ये बांग्लादेश से आया है। आप समझिएगा बात को। मैं थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक इसको आपको बता दूं। जब आपको कोई बांग्ला भाषी दिखता है तो वो तुरंत हो जाता है, कोई छोटी आंख का व्यक्ति दिखता है तो आप उसको सीधा चाइना से, ये जो आपके मन में एक घृणा है दूसरी भाषाओं के प्रति, दूसरी जगह से आने वाले लोगों के प्रति, यह उजागर होता है। स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, घुसपैठिया है, नो डाउट, आते जाते रहते हैं लोग, घुसपैठ करते रहते हैं। मैं इसको कह रहा हूं, संभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके एवज में, इसकी आड़ में जो बड़े बड़े दावे करती है, एक चीज आपको और बता दूं
6 डिटेंशन सेंटर असम सरकार ने बनाए थे हेमंता बिस्व शर्मा ने, और उसकी क्षमता कितनी है? मात्र 1,000 लोगों को रखने की है। अब आप सोचिए कि मात्र 6,000, पहले से ही सरकार तैयारी कर रही है कि 6,000 से ज्यादा घुसपैठियों को हम डिटेंशन सेंटर में नहीं रख सकते हैं। अभी आप देखिएगा ना, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी सेंटर बना रहे हैं। जितने भी जिले में सेंटर बनाएंगे आप उसकी संख्या देखिएगा, 10,000, 15,000, 20,000 से ज्यादा नहीं होगी। आपको सेंटर में रखने की बात आती है तो 10 से 20,000 लोगों का आप अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन जब आप मंच पे चिल्लाएंगे 1 करोड़ घुसपैठिया, अमित शाह ऐसे कहते हैं, घुसपैठिया जा रहे, दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत की बात कहां कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं भेजो। लेकिन आप ये बताओ ना कि मंच पे जब आप चिल्लाते हो कि घुसपैठिया भगाना है, तो आप 1 करोड़ का नाम लेते हो, 20 लाख का, 50 लाख का नाम लेते हो, और जब डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आती है तो 5,000, 6,000 की बात करते हो। नहीं है, जवाब दीजिए ना विवेक जी। देखिए आरती जी, हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हुई है। वहाँ पे चिन्हित करके लोग रखे जाएंगे और दस्तावेज की जांच होगी। जिनके दस्तावेज प्रमाणित नहीं निकलेंगे वो जहाँ के होंगे उनको वहाँ डिपोर्ट किया जाएगा। चुनाव के समय ही क्यों, ये बड़ा सवाल है। चुनाव है, इतने 8 सालों से आपकी सरकार, चुनाव कहाँ है? कौन करा चुनाव? 27 में आने वाले आपके यहाँ चुनाव। 27 कब? आज किस समय बैठी है यहाँ? SIR की प्रक्रिया ही तो चल रही ना इस समय। SIR के समय ही तो सबसे अच्छा समय है, जब ये तय होगा कि ये मतदाता नहीं है, भाई ये कौन है, कहाँ से आए, दस्तावेजों की जांच होगी। यही तो सबसे सही समय, मैंने पहले ही कहा कि यही समय सही समय है। हाँ। तो इस समय अगर हो रहा है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जो लोग इससे व्यथित हैं कि ये 1,000 की क्षमता वाला क्यों, भाई और बड़ा बना लो, तुम्हारे कांग्रेस कार्यालय में टिका दे। भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में टिकाइए, आप कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? सरकार आपकी है। नहीं, सरकार आपकी है। चिल्लाते मंच पे 1 करोड़ हो, डिटेंशन सेंटर 5,000 का बनाते हो। 1,000 में घुसे के रखेंगे, तुम्हें दर्द किस बात का है? नहीं, अरे तो उसको बनाओ ना, 1 करोड़ लोगों की व्यवस्था करो, उसकी व्यवस्था करके एक आदमी को चिन्हित करके भेजने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। तुमको दर्द किस बात? दर्द आपको हो रहा है, दर्द आपको हो रहा है। आप झूठ क्यों बोलते हैं? फिर चिंता तुम्हें हो, झूठ क्यों बोलते हैं आप? झूठ क्यों बोलते हैं आप? झूठ क्यों बोलते हैं आप? हम बारे ठूस के रखेंगे, तुम्हारे दर्द का नहीं, ठूस के रखो ना, बताओ तो, व्यवस्था तो करो। क्यों करेंगे व्यवस्था? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 1,000 में उनको 10,000 ठेस के रखेंगे। लीजिए, ये देख रही हैं, ये देख रही हैं, ये देख रही हैं, घुसपैठिया ये देख रही हैं। देश के संसाधनों पे घुसपैठियों को नहीं पलने देंगे। देश के क्यों नगर निगम में काहे पल रहे हैं? चिन्हित किया जा रहा है। अरे पहले से काहे नहीं चिन्हित कर पाए? घुसाए थे तो पूछे, घुसाए थे क्या? कौन रोहिंग्या कब आए बताइए? कब आए रोहिंग्या बताइए? कब आए रोहिंग्या? ये जो जामा मस्जिदों से लेके जो ठीक है क्या करके भाई, ये कहाँ से आए हैं? मैं पूछता हूँ रोहिंग्या कब आए इस देश में? बताइए इस देश को। बांग्लादेशियों घुसपैठ कब से? बांग्लादेशी कितने मिले? 411 मिले। और 411 अभी आपके आंकड़े हैं, ये ढूंढ ही तो रहे हो। 10 साल से ढूंढ ही रहे हैं मोदी जी, अभी ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। बिहार में नहीं मिला, बिहार में एक भी नहीं मिला। चोर की दाढ़ी तिरका, छाती आपकी फट रही है। अमित शाह चिल्लाते थे कि बिहार में घुसपैठिया है, एक भी नहीं मिला। एक भी घुसपैठिया बिहार में क्यों नहीं मिला? एक घुसपैठिया बिहार में क्यों नहीं मिला? एक घुसपैठिया बिहार में क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला बिहार में? SIR हुआ, SIR हुआ, SIR हुआ, बिहार में क्यों नहीं मिला? रुकिए, एक बांग्लादेश बॉर्डर ठीक है, ठीक है, लगी हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है। BSF क्या कर रही रुकना है? होगा दोनों को। वापस विकास अग्रणी जी, विपक्षी यही मुद्दा उठा रहे थे कि हमारे वोट बैंक को काटने का प्रयास किया जा रहा है, और अब आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया नहीं गए। मैं बता दूं आरती तिवारी जी, साक्षात बैठा हूं, SIR का फॉर्म घर में नहीं आया है, ठीक है? और मैं बता दे रहा हूं विवेक जी को, बगल में बैठे हैं, नानी याद आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी के अगर SIR का फॉर्म हमारे नहीं हम बता रहे हैं, हमारा वोट कटा तो सुनो, तुम्हारी अम्मा सुनो, तुम्हारी अम्मा वोट काटने की औकात किसी की नहीं, वोट काटने की मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, बहुत मैं क्या कह रहा हूँ, मर्यादा में रहिएगा, मर्यादा में रहिएगा। अगर स्वयं सेवक हो तो मैं बता दूं, मैं बहुत क्लियर कर दूं, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वोट अगर किसी ने काटा, मेरा वोट किसी ने कहा, चोर तुम लोग हो। बात करने की तमीज सीख लो, अभी सीख जाओगे। अरे बैठिए, मर्यादा बात करो, बात करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी का स्वागत है। सभी मेहमानों से दरख्वास्त है, ये सिर्फ चर्चा है, पर्सनल न ली से, लेकिन इन सब के बीच अवैध घुसपैठ का मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं
पंकज जी, अवैध घुसपैठ और वोटर लिस्ट, क्या दोनों मुद्दों को मिलाने से जनता के बीच भ्रम ज्यादा फैल रहा है क्या? देखिए, एक बात तय समझ लीजिए, जनता में कोई भ्रम नहीं पड़ रहा। जनता ने एसआईआर पे मोहर लगाने का काम किया। बिहार चुनाव इसकी परिणति है। बिहार चुनाव में जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिए, पिछले पहले फेज में 65%, दूसरे फेज में 68%, इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनता एसआईआर के मुद्दे से प्रसन्न है। जनता ने उसको ठप्पा लगाने का काम किया। चुनाव आयोग की वैधानिकता पे भी जो जिस तरह से तमाम आक्षेप, चाहे राहुल गांधी की पार्टी है, चाहे अन्य आरजेडी रही हो, चाहे समाजवादी इंडी गठबंधन, पूरा जिस तरह से आक्षेप लगाता रहा, जनता ने उसको नकार दिया। और राहुल गांधी सिर्फ लंबाजी करते रहे और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते रहे। उन्होंने कोई आंकड़े नहीं प्रदर्शित किए, सिर्फ झूठ बोलने का काम करने का काम किया। अभी जिस तरह से, अभी आप समझ लीजिए, जिस तरह से डिबेट में भाजपा नेता के ऊपर, जिस तरह से वरिष्ठ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता टिप्पणी कर रहे थे, ये उनकी हताशा को प्रदर्शित करता है। विवेक श्रीवास्तव 16 साल की उम्र में आरएसएस से रिलेटेड रहे, 16 साल की उम्र में 92 में अयोध्या विध्वंस के समय जेल की यात्रा तक काम चुके हैं और इनका जीवन जनता के प्रति समर्पित रहा है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ इस तरह का काम करने का काम करते हैं कि वो अपनी हताशा को, अपने नकारेपन को सिर्फ लोगों पे इस तरह का आक्षेप लगाते हैं। पत्रकारों पर टिप्पणी करते हैं कि तथाकथित पत्रकार इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो ये इन लोगों का कृत्य है। इसी की परिणति है कि आज देखिए कई राज्यों में कांग्रेस का टुकड़ा साफ होता जा रहा है और आगे भविष्य में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। ठीक है विवेक पांडे जी, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है और इसके लिए ना बीएलओ को ट्रेनिंग दिया है। रुकिए पंकज जी, और ना ही बीएलए को, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने अखिलेश यादव के इन सभी आरोपों को, ये देखिए ट्वीट, खारिज कर दिया है कि सभी को ट्रेनिंग पहले से दी गई थी। ठीक है, रुकिए पंकज जी, रस्तोगी जी को म्यूट कर दीजिए। हाँ देखिए, सबसे पहले तो कि यहाँ पे भाजपा के दो प्रवक्ता हैं, चूंकि आदरणीय विवेक श्रीवास्तव भी खुद ही वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं, भाजपा के पूर्व अनुभवी कार्यकर्ता हैं स्वयंसेवक संघ के, और वरिष्ठ चूंकि शुरू से हैं भाजपा के नेता, तो इनका अनुभव भी लंबा रहा है। अब लेकिन चूंकि आदरणीय पंकज रस्तोगी भैया के आगे आपने वरिष्ठ पत्रकार लिखा है, लेकिन उनकी जिस तरह से समीक्षाएं दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वो भी भाजपा के दो प्रवक्ताओं के सामने आपने दो कमजोर लोगों को बिठा दिया आज। ठीक है, देखिए चुनाव आयुक्त ने खारिज किया है, कोई बात नहीं। चुनाव आयुक्त देखिए, अब ये तरीका नहीं, वरिष्ठ पत्रकार है, बताइए मैं उनको टोकूं, अच्छी बात है। देखिए बताइए, देखिए लगातार बोले जा रहे हैं, बताइए पहले शांत कराइए उनको। पंकज जी के आपने, हाँ जरा शांत कराइए उनको भाई, आदरणीय पंकज भी है, देखिए लगातार बोले जा रहे हैं। पंकज जी देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, चुनाव आयुक्त आज के वक्त, आज के दौर में वो किसी आरोप को खारिज करें या कोई टिप्पणी करें या कोई ट्वीट करें, उनकी बातों की विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त है। उसका कारण भी बता दूं कि क्यों समाप्त है। अगर बिहार की जनता का एक तरफा वोट एनडीए को जाता तो हम ये मान सकते थे कि चुनाव आयुक्त और एनडीए जो कह रहा है सब सही है, सब कुछ सही है। 100% तो कहीं है नहीं, मैं कह रहा हूँ 40% ही सही, 30% ही सही, विपक्ष को वोट मिले हैं, तो वो 30% जनता जो है वो इनका समर्थन नहीं करती। अब आइए उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जिस तरीके से है और जिस तरह से पूर्ववर्ती अनुभव हमारा चुनाव आयोग को लेकर रहा है कि हमारे दिए गए प्रमाण पत्रों को भी चुनाव आयोग ने उसके बाद हमको नोटिस देकर के खुद ही प्रमाण पत्र, जब हमने तथ्य प्रस्तुत किए तो वो मौन धारण करके बैठ गए। तो हम इनकी बातों की विश्वसनीयता पे प्रमाणित नहीं होते। हम तो उनकी बात करेंगे जो 19 दिन में 6 राज्यों में 16 बीएलओ मरते हैं, और इन कर्मचारियों की मौत की जिम्मेदारी चुनाव आयोग कब लेगा। जिस तरह से भारत के लोकतंत्र का शवगृह चुनाव आयोग तैयार कर रहा है लगातार अपने ही कर्मचारियों के मृत्यु पर, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि चुनाव आयुक्त इस पर कब ट्वीट करेंगे या इस पर कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवेदना और शोक प्रकट करेंगे। मुझे लगता है कि राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जिस तरह हमारे सरकारी कर्मचारियों का, इलेक्शन कमीशन के निचले स्तर के कर्मचारियों का शोषण, दोहन, मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, बिना व्यवस्थाओं के, बिना संसाधनों के उनको फील्ड में भेज करके एक टारगेट दिया जा रहा है कि एक दिन में इतनी एसआईआर फॉर्म आपको करने ही करने हैं, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा निंदनीय है, उत्पीड़न है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होने देगी। उसका कारण यह है कि अगर ये आरोप होता, मात्र अगर ये पार्टी का एक आरोप होता या हमारे किसी भी मित्र का एक आरोप होता, तो हम मान सकते हैं कि सत्ता इसको ठुकरा सकती थी या चुनाव आयोग इसको नकार सकता था।
लेकिन प्रामाणिक होती हुई मौतों के ऊपर जिस पर आपने खुद खबर चलाई है प्रामाणिकता के साथ, उसको आप कैसे नकारेंगी? एक मृत्यु का अर्थ होता है एक परिवार की मृत्यु होना, और एक परिवार की मृत्यु का मतलब होता है कि समाज के एक स्तंभ का, क्योंकि कई परिवारों से ही समाज की एक मजबूत इकाई बनती है, और एक अच्छे समाज से एक अच्छे सशक्त जिले, तहसील और राज्य का निर्माण होता है, और उससे एक अच्छे संविधान, लोकतंत्र और सरकार का निर्माण होता है। अगर एक भी कर्मचारी चुनाव आयोग का निचले स्तर का मर रहा है और चुनाव आयुक्त मौन है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अकल्पनीय, अविश्वसनीय और असंवेदनशील चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता। विकास अग्रणी जी क्या कहेंगे? आरती जी, चुनाव आयोग को यह भी बताना होगा कि उसने एसआईआर के लिए ट्रेनिंग कैंप कब लागू किया, कब लगाया। उसने कह तो दिया ना आसान शब्दों में। मैं भी इसी समाज में रहता हूं ना, हमको भी तो पता होना चाहिए ना कि एसआईआर का ट्रेनिंग कैंप कब लगा बीएलओ के लिए। कहीं नहीं लगा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस देश में आज के पहले 1 महीने में कौन सी ऐसी, अभी चुनाव चुकी यूपी का दूर है, ऐसी कौन सी हड़बड़ी है कि 1 महीने की टाइमलाइन दे दी गई है? अरे आप उसको प्रेम से करिए, आप उसको आराम से करिए, आप उसको बताइए कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति को वोट देने का जो उसका राइट है, अधिकार है, वो मिलेगा, वो उसमें रहेगा। चुनाव आयोग खुद ही जो है अपने आप को संदिग्ध प्रकट कर देता है। बिहार में आप इलेक्शन होना है, इलेक्शन के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप लेकर के आते हैं और आप वहां एसआईआर करवाने लगते हैं, फिर उसी वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चुनाव करवाते हैं। आपको, आपकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। दूसरी चीज आपकी जिम्मेदारी है एक भी वोट छूट ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं, एक भी वोट छूट ना जाए। लेकिन जो लोग कांग्रेस समर्थित हैं, जो लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं, जिनको लोग जानते हैं कि ये लोग समर्थन है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज 22-23 तारीख हो गया है, उनके घरों पे फॉर्म नहीं पहुंचा है। और फॉर्म पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, फॉर्म पहुंचाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि हर एक व्यक्ति के घर में पहुंचे। लेकिन जब आप चिन्हित करके, क्योंकि जैसे हम जहां से आते हैं वहां पे भी भाई कांग्रेस जीती, अब कांग्रेस जीती तो अखिलेश जी के जो दावे हैं ना वो ऐसे ही हैं। आप सोचिए ना कि फॉर्म वितरित हो रहा है, लेकिन उसके बीच में एक मेरा घर है, वहां पे वितरित नहीं हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा संदिग्ध लगता है मामला ना, कि जो लोग खुल करके समर्थक हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, तो उनके पार्टी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उनके पीएलए क्या कर रहे हैं? उनके पार्टी कार्यकर्ता, मैं बता, मैं विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की और भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपना वोट करे, अपना वोट डाले। इसकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की है। लेकिन चुनाव आयोग की क्या जिम्मेदारी है कि उनको फॉर्म उपलब्ध कराया जाए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम बीएलओ भेज करके घर घर में फॉर्म भेजेंगे। चुनाव आयोग ने यह कहा है। अच्छा आरती जी, एक सवाल मेरा इसी पे है। किसी का एसआईआर के बाद वोट कट गया, इसकी जानकारी उसे कब दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल। क्या वो जब वो मतदान केंद्र पे जाएगा तब उसको पता चलेगा, या जब चुनाव घोषित हो जाएंगे और अंतिम समय में जब चुनाव मतदान पत्र नहीं बन रहे होंगे, वोटर आईडी नहीं बन रहे होंगे, तब वो जब जाएगा अपना लिस्ट में, सूची में देखने, तब उसको पता चलेगा? कि इसके पहले ही बता दिया जाएगा कि आप जहां भी जिस संबंधित जनपद से हैं वहां आप जाके बनवा लीजिए। मान लीजिए अभी आरती जी, आपके परिवार का कोई व्यक्ति फॉरेन में है, फॉरेन मतलब गल्फ कंट्री ही नहीं होता है, फॉरेन मतलब अमेरिका भी होता है, सिंगापुर भी होता है, चाइना, जापान भी होता है। वो व्यक्ति कैसे आकर के एसआईआर का फॉर्म यहाँ पे भरेगा? बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो टेक्निकल है, और चुनाव आयोग जो है संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वो खुल करके कोई भी चीज जो है रखना नहीं चाहता है। एसओपी नहीं जारी की है, कोई एक स्पेशल एसओपी नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग सभी को कवर किया जाए। चुनाव आयोग अगर इतना कह दे कि किसी भी एक भारतीय व्यक्ति को वोट करने से रोका नहीं जाएगा, किसी भी एक भारतीय व्यक्ति का वोट नहीं कटेगा, रिलेटिव का भी सिग्नेचर है, अगर वो बाहर है तो उसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है कि रिलेटिव भी उसमें अपना साइन करके वो फॉर्म दे सकता है। रिलेटिव, अब आपने ठीक बात कही। आप मान लीजिए लखनऊ के किसी कोने में रहती हैं और आपका रिलेटिव जो है, आपका जो गांव है, हर व्यक्ति पलायन करके कहीं ना कहीं से आया रहता है। आप इस चीज को समझिए, हर व्यक्ति, आप भी पुश्तैनी गांव आपका कहीं और होगा, आप भी पुश्तैनी गांव होगा ना। अब मान लीजिए आप लखनऊ में है, लखनऊ ना होकर के आप यही चीज अमेरिका में है, लेकिन लखनऊ में तो आपके परिवार के मात्र 2 ही लोग हैं ना। तो आपको लखनऊ में बाराबंकी आपका घर है, तो वहां से कौन सा रिलेटिव आएगा फॉर्म भरने और वो सारी चीजें? समय कम है, विवेक जी जवाब दे दीजिए। देखिए आरती जी, बीएलओ नामक व्यवस्था भारतीय चुनाव आयोग के तत्वाधान में 2010 में आई। उसके पहले लोग खुद अपना वोट बनवाते थे, वोट डालते थे। बीएलओ के ऊपर हमारा चुनाव में मत डालना ये डिपेंड नहीं करता। एक चीज, इसमें जनता की सहूलियत के लिए बीएलओ बनाए गए,
और ये हुआ कि मतदाता पर्ची घर घर पहुंचेगी। बहुत बार चुनाव में ऐसा संज्ञान में आया किसी घर पर्ची नहीं पहुंचती है। वहाँ तमाम लोग अन्य माध्यमों से या राजनीतिक दलों के माध्यम से अपनी पर्ची प्राप्त करते हैं, भी होता है। इसमें भी फार्म बांटने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। लेकिन यदि आपके यहाँ मान लीजिए नहीं पहुंचा, तो ये केवल हाथ पे हाथ धरे बैठ करके सरकार को कोसने से आपकी नागरिक की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। आप भारत के नागरिक हैं, आपकी स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि आप पता कर लें और फार्म जाके भर दें। विवेक जी, अब मुझे बोल लीजिए, आपने सारे बच्चे उठा, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। दूसरा विषय ये कि बहुत से लोग परिवार में बाहर हैं, सकते हैं, हो सकते हैं, किसी के यहाँ भी कोई अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनका आधार का नंबर डाल के आप फार्म भर के दे दीजिए, कोई परिवार का सदस्य दस्तखत करके दे देगा, उससे बीएलओ फार्म ले ले रहा है। अभी सिर्फ इतना हो रहा है कि जो आपके यहाँ मत थे उनके फार्म भर के दे दीजिए, उतने आपको फार्म दे दिए गए, उसमें से जिनका आप नहीं देंगे उसका वोट वहाँ से कटेगा। और फिर अभी एक ड्राफ्ट सूची जारी होगी, उसमें आपत्तियां ली जाएंगी, फिर नाम जोड़ने का भी प्रोसेस चलेगा। ये एक ऐसा नहीं कि ये 5 तारीख को खत्म हो जाने वाला प्रोसेस है, अभी ये महीनों चलेगा। अभी ये प्रथम चरण में ये दिया गया कि भाई जहाँ जहाँ मत हैं उनको फार्म दे दीजिए, उसमें जो हैं, जो मर गए, जो नहीं हैं, जो कहीं नहीं हैं, सब जो नहीं होंगे उनके नहीं आएंगे, जो होंगे उनके फार्म भर के आएंगे। 3-3 बार बीएलओ घर भी जाएंगे। अभी केवल सतही, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है नक्जर में। कोई ऐसा भी नहीं, कोई दस्तावेज मांगा जा रहा है। आप आधार का नंबर डाल के, आपके पास जो जानकारी भर के दे दीजिए, दस्तखत करके आपसे फार्म बीएलओ कलेक्ट करके, और बीएलओ वोट ना डाल बनाता, ना बीएलओ वोट काटने की हैसियत में है, वो केवल एक मैसेंजर है। वो फार्म ले जाकर के निर्वाचन कार्यालय को देगा, वहाँ इसकी छटाई होगी, वहाँ 2003 सारे वोटर सूचियों से इसका मिलान किया जाएगा, जो एथेंटिक दस्तावेज होंगे उनका नाम आएगा ड्राफ्ट सूची में। इसमें किसी को इतनी हाई तोबा मचाने के पैनिक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, समय कम है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर पंकज। आरती जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को फिर दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार चुनाव में भी ग्राउंड पे रहा हूँ। जिस व्यक्ति का नाम कट गया वोटर लिस्ट से, चुनाव आयोग ने उसको सूचित तक नहीं किया है। और रह गई बात, जैसे हमारे विवेक जी अभी कह रहे हैं ना कि आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है, मैं एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेंगे। लेकिन क्या आप भारत के हर उस व्यक्ति से उम्मीद या रखते हैं जो अशिक्षा में है, जिसको शिक्षा अभी पूरी तरीके से नहीं मिली है, बहुत से लोग इस देश में अशिक्षित हैं, क्या वह लोग भी इस चीज को दुरुस्त कर लेंगे? फिर तो आप वही बात घूम फिर करके आ गई ना कि आप एक प्री प्लान तरीके से एक विशेष जो है, जो कैटेगरी है, क्राइटेरिया के लोग हैं, उनको आप बाहर करना चाहते हैं। ठीक है विवेक जी, जल्दी से आप अपनी बात। जिनके मतदाता सूची में नाम है उनको बीएलओ ने फार्म पहुंचाया। कहीं मैं नहीं कहता सारी व्यवस्था फुल प्रूफ है, कहीं गलती हो गई, कहीं मान लीजिए नहीं पहुंचा, तो स्वयं अगर आप बीएलओ से संपर्क कर लेंगे तो आप, ऐसा नहीं कि आपकी नागरिकता कुछ संकट आ जाएगा। ठीक है, पंकज रस्तोगी जी, लास्ट कमेंट। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग इस बात के लिए संकल्पित है कि देश में जितने भी मतदाता है वो मतदाताओं में उनका नाम इनरोल है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं, यही उनका परिणति है। अभी विगत लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर थे और चुनाव आयोग ने एक चीज और स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी का डबल जगह नाम होगा, अगर किसको एक जगह से ज्यादा जगह पंजीकृत है तो उसे 1 साल का कारावास और उसे अर्थदंड भी लगाया जाएगा। तो ये सब चुनाव आयोग एक कल्पित है और भारत की जनता को भी अपने वोट के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, बीएलओ घर घर पहुंचाने का फॉर्म पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हर जगह फॉर्म पहुंच भी गए हैं। अगर आपका नाम है तो आप उसको भरिए, आप भी अपने मताधिकार के प्रति सचेत रहिए, उसको करिए। सिर्फ ठीकरा फोड़ने से, और कांग्रेस का तो ये कृत्य रहा है, 95 बार राहुल गांधी चुनाव हारे, तब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो वो चुनाव आयोग को ठीकरा फोड़ रहा है, उनका यही कृत्य है। इसीलिए ये सब देखिए उनकी जिस तरह से दुर्दशा हो रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने तमाम निकल प्रलाप किए, लोकसभा सीटें प्राप्त कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इसके लिए कृत संकल्पित है। और इसीलिए वो देखिए घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक कर्मठ मुख्यमंत्री है। अगर वो कोई चीज का संकल्प लेते हैं, ठीक है, वो तो देखने वाली बात होगी। डिटेंशन सेंटर बनाना पड़ेगा,
ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में घुसपैठ पर सीएम योगी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और योगी ने सभी डीएम को कड़े निर्देश दे दिए कि घुसपैठ पर तत्काल और त्वरित कार्रवाई होगी। और अब ये मुद्दा और अधिक गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार वोट काटने का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है और उस पर क्या कुछ अंतिम रूप देखने को मिलेगा। प्राइम चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।